बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। एक लेटर लिखा गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिर अफरीदी साहब को, और मैं ये समझता हूँ कि उस लेटर को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। साथ ही 9 दिसंबर को जो मिलिट्री कोर्ट से केस लगा है उसमें भी एक अहम दरख्वास्त आई, उस पर भी बात करनी है। लेकिन आगाज़ करते हैं। एजाज़ चौधरी साहब ने कल मीडिया से गुफ्तगू की थी और ये भी कहीं नहीं हाईलाइट हो सकी थी। तो कोशिश है, मैं सब डिजिटल मीडिया के दोस्तों को कहता हूँ कि जो चीज़ें टीवी चैनल रिपोर्ट नहीं कर रहे अब वो हमें ज़रूर लोगों तक पहुँचानी चाहिए। एजाज़ चौधरी साहब ने कल जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा, आपको पता है कि एजाज़ चौधरी साहब जो है वो 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है उनको पाबंद सलासुल और झूठे मुकदमात में उनको रखा गया है और बड़ी सख्तियाँ उन्होंने झेली हैं और बीमार भी हैं। लेकिन उनका अज़म, उनकी हिम्मत, उनका हौसला नहीं टूटा और वो डट के इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और वफादारी निभा रहे हैं। एजाज़ चौधरी साहब ने कल कहा कि 19 माह से सेनेट के इजलास में मेरे प्रोडक्शन आर्डर जारी ना करके मेरा इस्तेहकाक मजरूह किया जा रहा है। मैंने डॉक्टर बाबर रमान से दरख्वास्त की है कि वो इस पर कानूनी चाराजोई करें। इसदाद दहशतगर्दी अदालत कानून के मुताबिक चालान 7 रोज़ में पेश और फैसला 30 रोज़ में हो जाना चाहिए। फैसला करने वाले जज को कुरान पाक पर हलफ उठाकर मुकदमा सुनना और फैसला करना होगा। ये बहुत अहम मुतालबा है एजाज़ चौधरी साहब का। वो कहते हैं कि जो जज हैं ATC के, इनको भी कुरान मजीद पे हाथ रख के फैसले करने होंगे। ये लतीफ़ा भी एक चलता है और ये बात अब एक पाकिस्तान में तो हकीकत है कि मुल्जिम से नहीं, गवाह से नहीं, जज से कुरान पे हलफ लेना चाहिए कि तुम इंसाफ करोगे, जिस तरह की इस वक्त हमारी अदालतों के हालात हैं। एजाज़ चौधरी साहब कहते हैं कि 19 माह की गिरफ्तारी के बाद ज़मानत हमारा हक है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए वो लफ्ज़ क्या यूज़ कर रहे हैं, 19 माह की गिरफ्तारी के बाद ज़मानत हमारा हक है, मेरा हक नहीं। यानी एजाज़ चौधरी साहब हों, यास्मीन राशिद साहब हों, उमर सरफराज चीमा साहब हों, ये सब की बात करते हैं और ये जेल में होकर भी इतनी आला ज़रफ़ी दिखाते हैं कि जो PTI के बाहर बहुत सारे लीडर्स या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स वो आला ज़रफ़ी नहीं दिखाते, जो ये लोग जेल में होने के बावजूद इतनी अजियत जो है वो बर्दाश्त करने के बावजूद आला ज़रफ़ी दिखाते हैं। एजाज़ चौधरी साहब कहते हैं कि मुल्क की सलामती के नाम पर सहाफ़त का गला घोंट दिया गया है। मुल्क की आबादी के 70% नौजवानों की आवाज़ को दबाना मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए ख़तरा है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से बातचीत का रास्ता खोला है, देखना है कि ये क्या जवाब देते हैं। गेंद अब इनकी कोर्ट में है। ये हो गया एजाज़ चौधरी साहब का। अब आ जाएं, यास्मीन राशिद साहबा ने एक बड़ा दर्दनाक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिर अफरीदी साहब के नाम, और कैंसर सर्वाइवर हैं यास्मीन राशिद साहबा, 74 साल उम्र है। वो ये कहती हैं कि 26 नवंबर 2024 का एक ऐसा दिन था 26 नवंबर 2024 एक ऐसा दिन था जिस दिन तमाम इंसानी हकूक़ की अक़दार को कुचल कर रख दिया गया। इन अक़दार को फ्रॉड हुकूमत और डीप स्टेट की कमांड में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाह बर्बाद किया। उस दिन इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल की नस्ल को मारा गया। माओं ने अपने बेटों को खोया, बहनों ने अपने भाइयों को खोया, बीवियों ने अपने शोरों को और बच्चों ने अपने बाप गंवा दिए। एक माँ के तौर पर मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हूँ। मेरा दिल टूट चुका है। मेरी 74 साल ज़िंदगी में मैंने खुद को कभी भी इतना बेजारो मददगार नहीं पाया। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है वो अपने 70 साल उम्र में इस वक्त इंसानी हकूक़ के हवाले से एक मुश्किल दौर से गुजरा है। यानी पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी में इंसानी हकूक़ की पामालियों के बदतरीन और मुश्किल दौर से गुजरा है। आज वो वक्त है कि हम एक दोराहे पर खड़े हैं जब अदलिया को कमज़ोर करने के लिए आइन में तरमीम की गई और इस फाशिस्ट हुकूमत जो कि जाली मैंडेट पर खड़ी है उसकी बका को यकीनी बनाया गया। जनाब, ये आप जाहिर अफरीदी साहब को कह रही हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, जनाब हम मायूसी के आलम में नहीं रह सकते। हम आपकी जानिब देख रहे हैं कि आप इस बारे ज़रूरी इक़दाम उठाएँ कि पाकिस्तान में दोबारा इंसानी हकूक़ को तबाह और बर्बाद नहीं किया जाएगा। उन तमाम माओं की जानिब से जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है या उन बच्चों की जानिब से जो कि इस कत्लेआम में ज़ख्मी हुए हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस मामले पर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दें जो कि उन तमाम तर मामलात की तहकीकात करे। अगर मुकम्मल तंदही और शफाफियत से फैक्ट फाइंडिंग ना की गई तो तारीख फिर हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इस जुल्म के पीछे खड़े मुजरमान की निशानदेही की जाए और इनको करारवाक़ी सज़ा दी जाए। हमारे मुस्तकबिल की नस्लों की खातिर पाकिस्तान का इस हमले से बचाव नागुज़ीर है। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का ख़त था, बड़ा दर्द भरा ख़त था। और लेकिन होना हमारे कुछ नहीं है क्योंकि जाहिर अफरीदी साहब जो हैं वो किसी भी मामले में कुछ भी करने को हमें तैयार नज़र नहीं आते। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो जुडिशल कमीशन की जुडिशल इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने की जो इस्तदा है, ये लेटर्स ठीक है, उन्होंने अपना दर्द बयान किया है यास्मीन राशिद साहबा ने, यानी उन्होंने अपने लिए कभी ये ख़त नहीं लिखा जो ख़त वो
उन मासूमों के लिए लिख रही हैं जो 26 नवंबर को एहतजाज पुरअमन तौर पर आए थे और वो बर्बरियत का निशाना बने। लेकिन यहाँ पे ये बताना भी आपको ज़रूरी है कि अब याहिया अफरीदी साहब के पास सो मोटो का इख्तियार नहीं है, जो कि वो सरेंडर कर चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम को मानकर। तो तहरीक इंसाफ को कोई अदालत में दरख्वास्त डालनी पड़ेगी, पिटीशन डालनी पड़ेगी, जो कि इतला थी कि 1-2 दिन में डाल दी जाएगी, लेकिन अब वो नहीं डाली गई। और क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं PTI के, और वो शायद इस वक्त इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते कि किसी भी तौर पे कोई भी कानूनी चाराजोई की जाए। और जो एक FIR की दरख्वास्त है जिसमें FIR नहीं हुई, उसमें 22A की दरख्वास्त दायर की गई मियां अली इशफाक साहब की जानिब से, जो अनीस सत्ती है उसके कज़न नफीस सत्ती की जानिब से। और उसमें आज रिटर्न ऑर्डर भी आ गया है, टेस्टेड कॉपी। 14 दिसंबर के लिए आर्गूमेंट्स के लिए पार्टीज़ को बुलाया गया है, SHO मुतलका जो है उनको बुलाया गया है। आगे आ जाएँ जनाब, 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला है, जिसमें हसन न्याजी भी हैं, हैदर मजीद भी हैं, 85 सिविलियंस हैं जो मिलिट्री कस्टडी में हैं। और ये केस 23 अक्टूबर 2023 से पेंडिंग है। 23 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था इजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में, जिसमें मज़ाहिर अकबर नकवी साहब भी थे, आयशा मलिक साहबा भी थी, और इन्होंने मुनीब अख्तर साहब भी थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था, तारीखी फैसला सुनाया था। उसमें याहिया अफरीदी साहब भी थे, और कहा गया था कि 9 और 10 मई के केसेस में जितने गिरफ्तार सिविलियंस हैं उनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकते, उनको फौरी तौर पे जो है वो सिविलियन कोर्ट्स में उनके केसेस शुरू किए जाएँ और उनको सिविलियन जो हमारे इदारे हैं उनकी कस्टडी में दिया जाए। लेकिन उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ और उस पर इंटर कोर्ट अपील आई। फिर वो जो कुछ हुआ, काजी फाइज ईसा ने जो खिलवाड़ किया सरदार तारिक मसूद के ज़रिए, वो लम्हा ब लम्हा हम आपको बताते रहे हैं। अब ये मामला आइनी बेंच के सामने जाना है, और आइनी बेंच जो है उसमें शाहिद बिलाल हसन साहब को ऐड किया गया है, शाहिद वहीद साहब को ऐड नहीं किया गया। हालांकि शाहिद वहीद साहब को ऐड होना चाहिए था, क्योंकि शाहिद वहीद साहब ये केस पहले सुन भी रहे थे, लेकिन शाहिद वहीद साहब को इग्नोर करके शाहिद बिलाल हसन साहब जो हैं उनको शामिल किया है अमीनुद्दीन खान साहब ने, और हुकूमत ने उसकी मंजूरी दी है जुडिशल कमीशन के इजलास में कल। इस केस की समाअत मुलतवी करने की सदा की है जवाद ख्वाजा साहब ने, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने पहले बताया कि वो इस केस में दरख्वास्त गुजार थे, और उसमें उन्होंने बताया कि फैसले में जो सिविलियंस का आर्मी की कोर्ट्स में ट्रायल है उसकी शिक को कलअदम किया गया 50 साल बाद, और ये करार दिया गया कि 9 और 10 मई के मुल्ज़मान जो हैं उनको जो है उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं कि आर्मी एक्ट 1952 में सेक्शन 21D फील्ड मार्शल अयूब खान ने 1967 में शामिल किया, और जिस चिक को फौजी आमिर ने मुतारिफ कराया था उसे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने 50 साल बाद कलअदम किया। अच्छा, यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि याहिया अफरीदी साहब ने इस बात पे तो इत्तेफाक किया था बाकी 4 जजेस के साथ कि ये 9 और 10 मई के जो मुल्ज़मान हैं इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन जो आर्मी एक्ट में जो एक शिक थी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने के हवाले से, उस शिक को याहिया अफरीदी साहब ने कलअदम नहीं किया था। उस शिक की हद तक फैसला 4-1 से आया था। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 में जवाद ख्वाजा साहब कहते हैं कि इस अपील और इससे मुतल्लिक अपीलों में बुनियादी हकूक़ का सवाल उठाया गया है। क्या हमारा आइनी इंतज़ाम फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स की इजाज़त देता है? ये बेपनाह अवामी अहमियत का सवाल है। इन अपीलों में जो सवालात उठाए गए हैं उनका ताल्लुक ना सिर्फ माजी बल्कि मुस्तकबिल से भी है। क्या पाकिस्तान में सिविलियन को मिलिट्री निज़ाम इंसाफ का निशाना बनाया जा सकता है? ये सवाल हमारे मुल्क के हर शहरी को मुतासर करता है। पैराग्राफ नंबर 4 में कहते हैं जवाद ख्वाजा साहब, 21 अक्टूबर 2024 को 26वीं आइनी तरमीम मंजूर की गई। ये बेंच 26वीं आइनी तरमीम की तख्लीक है, यानी आइनी बेंच को कह रहे हैं जिस आइनी बेंच ने केस लगाया है। ये आइनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम की तख्लीक है। ये रिकॉर्ड की बात है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन ज़ेर इल्तवा हैं जिनमें 26वीं आइनी तरमीम की आइनी हैसियत को चैलेंज किया गया है, और इसमें जो 26वीं आइनी तरमीम है उसको भी इसके साथ लगाया गया कि 26वीं आइनी तरमीम क्या थी। पैराग्राफ नंबर 5 में लिखा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का एक ख़त अवामी डोमेन में जो 5 दिसंबर से गर्दिश कर रहा था। 4 दिसंबर को लिखे गए इस खत की मीडिया ने भी तशहीर की। चीफ जस्टिस के नाम जस्टिस मंसूर के ख़त को जो दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया, और उसमें पैराग्राफ नंबर 2 और 3 का मतन शामिल किया गया। ये मैं ख़त आपको पहले पढ़ के सुना चुका हूँ, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि 26वीं आइनी तरमीम का केस फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए,
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ فل کورٹ نہیں سن سکتی تو چلیں پہلے آپ فل کورٹ میٹنگ بلا کے اس میں ڈسکس کر لیں۔ پیراگراف نمبر 6 میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گزارش یہ ہے کہ اس اپیل اور اس سے جڑی اپیلوں کا فیصلہ کرنے سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی آئینی حیثیت کا تعین کیا جائے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ یہ آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہے۔ یہ آئینی بینچ نئے تشکیل شدہ جوڈیشل کمیشن کے اقدام کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستیں منظور ہوئیں تو جو جوڈیشل کمیشن نیا بنا ہے اس کے تمام اقدامات کالعدم ہو جائیں گے، اور اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے آئینی جواز کا تعین کیا جائے۔ یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو سنیں۔ 26ویں آئینی ترمیم اگر کالعدم ہو جاتی ہے تو پھر یہ جوڈیشل کمیشن ہی ختم ہو جائے گا، جوڈیشل کمیشن ختم ہوگا تو یہ آئینی بینچ ختم ہو جائے گا، یہ آئینی بینچ ختم ہوگا تو پھر دوبارہ جو ہے وہ ریگولر جس طرح سے سپریم کورٹ سن رہی تھی کیسز کو سنتی، اور اس میں شاہد وحید صاحب اور باقی ججز بھی ہوتے جو انٹر کورٹ اپیل میں تھے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم نئے جوڈیشل کمیشن میں ججز کو اقلیت کا درجہ اور ایگزیکٹو کو کلیدی ووٹ کا اختیار دیتی ہے۔ یعنی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد جوڈیشل کمیشن میں حکومت کے پاس ایگزیکٹو کے پاس ووٹ زیادہ ہیں اور عدلیہ کے پاس کم ہیں۔ 4 ممبران اٹارنی جنرل، وزیر قانون، 1 رکن قومی اسمبلی اور 1 سینیٹر حکومت سے ہوتے ہیں، جبکہ 5واں رکن بھی اسپیکر نامزد کرتا ہے۔ یہاں پہ جواد خواجہ صاحب نے یہ نہیں لکھا، حالانکہ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ حکومت کے اپنے ووٹ تو اپنے ووٹ ہیں۔ امین الدین خان صاحب اور جمال خان مندخیل صاحب کا ووٹ بھی حکومت کے ساتھ ہے، اور یا آفریدی صاحب جو ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ ہی ان کا ووٹ، کیونکہ وہ جب حکومت چاہتی ہے اجلاس بلایا جائے تو اجلاس بلا لیتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ووٹ حکومت کے حق میں اس لیے نہیں کرتے کہ حکومت کو ان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بغیر ہی ووٹ پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جواد خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ کیس میں حکومت مسلسل فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا دفاع کر رہی ہے۔ اٹارنی جنرل نے وفاق کی طرف سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے دفاع کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ آئین کی 26ویں ترمیم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اگر یہ آئینی بینچ زیر التوا چیلنج کی موجودگی میں کارروائی جاری رکھتا ہے تو پھر جو بھی فیصلہ آئے گا اس پر سوالات اٹھیں گے۔ کسی بھی منفی تاثر سے بچنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ اس سے اس آئینی بینچ کی آئینی اور قانونی حیثیت پر اٹھائے گئے زیر التوا سوالات حل ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی جو 5 نومبر 2024 کا اعلامیہ ہے جوڈیشل کمیشن کے سیکرٹری کی طرف سے اس کو بھی اس میں ساتھ لگایا گیا ہے۔ پیراگراف نمبر 9 میں کہا گیا ہے کہ جواد خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ 80 سے زیادہ سویلینز فوج کی تحویل میں ہیں اور انہیں اس جھوٹے بہانے کے تحت رہا نہیں کیا گیا کہ 6 رکنی بینچ نے فوجی حکام کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکا ہوا ہے۔ اس آرڈر کے نتیجے میں سویلینز ہیں وہ فوجی حراست میں رکھے گئے ہیں۔ در حقیقت اس عدالت کے کسی بینچ کا ایسا کوئی آرڈر موجود نہیں جو حکومت کو سویلینز کو رہا کرنے یا انہیں قانون نافذ کرنے والے سول حکام کے حوالے کرنے سے روک رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ جو ان میں سے رہا ہونے والے ہیں، بری ہونے والے ہیں، وہ بری کریں، ان کو سنائیں فیصلہ اور ان کو رہا کریں۔ پیراگراف نمبر 10 میں وہ کہتے ہیں کہ اس عدالت کے حکم کی حکومتی تشریح خود ساختہ ہے۔ ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں جو حکومت کو فوج کے زیر حراست سویلینز کو رہا کرنے یا انہیں سول حکام کے حوالے کرنے سے روک رہا ہو۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اوپر بیان کردہ گزارشات اور انصاف کے مفاد میں میری اس عدالت سے استدعا ہے کہ اس اپیل اور اس سے جڑی درخواستوں کی سماعت 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک مؤخر کی جائے۔ کیس کے حقائق اور حالات کے مطابق کوئی اور مناسب داد رسی ممکن ہو تو وہ بھی عنایت کی جائے۔ تو یہ خواجہ احمد حسین صاحب جو ہیں انہوں نے یہ درخواست تیار کی ہے جواد خواجہ صاحب کی جانب سے، اور خواجہ احمد حسین صاحب نے بہت زبردست دلائل دیے تھے، بہت اچھے دلائل دیے تھے اس کیس میں، اور اس میں ان کو اسسٹ کر رہی تھیں ردا صاحبہ جو ہیں ینگ وکیل ہیں، وہ بھی انہوں نے اسسٹ کیا ان کو، اور خواجہ صاحب نے بڑے اچھے دلائل دیے تھے۔ لیکن ظاہر ہے اب صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جب 9 دسمبر کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو اس وقت جو آئینی بینچ ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ درخواست اب آئینی بینچ کے پاس ہی گئی ہوگی اور آئینی بینچ کی کمیٹی کے پاس گئی ہوگی، کیونکہ یا آفریدی صاحب نے تو اپنے اختیارات مکمل طور پہ سرنڈر کرتے ہوئے تمام چیزیں جس سے حکومت کو مسئلہ ہو سکتا ہے اور جو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق اگر آتے ہیں تو حکومت کو مسئلہ ہوگا، وہ سب معاملات انہوں نے حکومت کے سپرد کر دیے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کے معاملات کون سے ججز سنیں، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ یہ ججز سنیں جس میں جو امین الدین خان صاحب ہیں، جمال خان مندخیل صاحب ہیں، اور محمد علی مظہر صاحب ہیں، مسرت ہلالی صاحب ہیں، شاہد بلال حسن صاحب ہیں، اور حسن اظہر رضوی صاحب ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ امام صاحب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔